सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अहद चीमा साबिक काबीना का हिस्सा रहे हैं, वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहद चीमा को फौरी ओहदे से अलग करने का हुक्म दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन का अच्छा फैसला है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यह हुक्म उस वक्त क्यों नहीं दिया गया जब अहद चीमा को निगरान सेटअप में शामिल किया गया। और सवाल तो उन इक़दामात पर भी उठता है जो बतौर मुशीर इस्टेब्लिशमेंट अहद चीमा ने किए, क्या ये भी वापस होंगे या नहीं। एक और सवाल जो नून लीग पर उठ रहा है वो इंतखाबी टिकटों की तकसीम में ताखीर का है। कहा जा रहा है कि नून लीग को अपने उम्मीदवारों के चुनाव में शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्टी क़यादत के लिए कोई भी फैसला करना दुश्वार हुआ है। पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों में हर उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत तो कर दी है, मगर दर्जन भर पार्लिमानी पार्टी इजलासों के बाद भी इंतखाबी टिकटों की तकसीम नहीं हो सकी। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलासों का यह सिलसिला 22 दिसंबर तक चलेगा, जो कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में सरप्राइज देने के मिशन पर है। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिस पर नून लीग का तबसरा है कि पीपल्स पार्टी को जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की तलाश थी वो उसे मिल गई। यह तबसरा कितना दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए क्या करने जा रहा है और इस पर क्या एतराज़ात उठ रहे हैं, इसी से आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा के मारूफ कानूनदान है। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अहमद अवैस साहब, पहले मैं आपसे इसलिए सवाल करना चाह रहा हूं कि आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल दोनों बार्स बड़ी अहम हैं, इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है अलग अलग, और उसमें इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की भी बात की जाती है और कहा जाता है जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ नहीं मामला जा रहा। ये अचानक क्या हुआ आपकी नजर में, क्योंकि आप भी वकला रहनुमा हैं? देखिए, थ्रू आउट कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एटीट्यूड रहा है वो पार्शियल रहा है। बिल्कुल एक तरफ झुकाव रहा है और एक तरफ बड़ा सख्त एटीट्यूड रहा है। उन्होंने अभी खासतौर पर पीटीआई के साथ जो उनके मामलात हैं, जिस अंदाज में उन्होंने उनके केसेस को टेकअप किया और जिस अंदाज में इलेक्शन की एकदम से कंडीशन लगा के और उसके बाद उनके अभी तक जो है उनके इलेक्शन सिंबल का एक डिस्प्यूट उन्होंने एक तलवार लटकाई हुई है जी। इसी तरह से बहुत सारे और मामलात हैं। अब वो उन्होंने क्योंकि उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हुई है तो उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना कि जस्ट एक हुज्जत पूरी करने के लिए उन्होंने अहद चीमा के मुतालिक जो है उसको फौरन कहा कि हटा दिया जाए। अहद चीमा को जब लगाया गया था तो क्या उस वक्त ये मालूम नहीं था कि उनके क्रेडेंशियल क्या है? उस वक्त क्यों ये ख्याल नहीं किया गया जी? उस वक्त क्यों इतनी पार्शियलिटी दिखाई गई? थ्रू आउट अहद चीमा भी हैं, वो दूसरे वो फाद हसन है जी, तो वो भी उनकी भी वही कैफियत है। लेकिन एक बात अहमद साहब ये की जा रही है कि ये तो जितने भी इस वक्त अहम पोस्ट पर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट बार में भी, वो तो आजम नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप कहा जाता है, नून लीग की सपोर्ट से वो लोग बने हुए हैं। तो इस पर कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद कहीं कोई इलेक्शन डिले का फिर मामला है। देखिए, ये बड़े इनडायरेक्ट तरीके से इनकी पूरी कोशिश ये है, क्योंकि नवाज शरीफ को और उसकी पार्टी को ये समझ आ गई है कि इस वक्त इंतखाबात अगर हो जाते हैं वक्त के ऊपर तो जो वो चाह रहे हैं उनको वो हिस्सा मिलेगा नहीं। ये तो बात बड़ी क्लियर हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जा नहीं सकते हैं, लाहौर के हलकों में वो जाने के बिल्कुल काबिल नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी और दूसरे भी, क्योंकि वहां पे इतना रिबाउंस उनको मिलता है जी। वो आवाम की तरफ से इतना सख्त रिबाउंस है कि वो जरूरत नहीं कर रहे वहां पे घुसने की, और अभी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। और उसके अंदर भी उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना है कि अब वो किसको टिकट दें और किसको टिकट ना दें, किसके साथ लॉयल्टी जो है उसकी सोचा जाए कि ये बिल्कुल ये दुरुस्त है और कहाँ पे जो है ये दुरुस्त नहीं है। सही। तो ये कैफियत से वो गुजर रहे हैं और इस लिहाज से उन्हें इलेक्शन में काफी प्रॉब्लम नजर आ रही है। अच्छा, उसके मुकाबले पीटीआई के साथ तो वैसे ही एक सलूक जो है वो एक बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है
बिल्कुल सही। इस पर आते हैं सर। हाँ जी, अभी भी कुछ हम देख रहे हैं, रेड्स भी हैं, गिरफ्तारियां, छापे, वो और लोग छोड़कर अभी भी जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को। मेरा अगला सवाल आपसे इसी बारे में होगा। लेकिन शैला साहिबा, नून लीग कह रही है अब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आप चाहते थे वो मिल गई। निगरान अगर वजीर दाखिला छोड़कर पीपल्स पार्टी में आ रहा है, जो कहता था कि मैं अगर निगरान वजीर दाखिला होता तो नून लीग में होता, और अचानक वो आपके पास आ रहे हैं। आज चीमा साहब को कहा जा रहा है कि हटाया जाए, तो अब आप समझती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है पीपल्स पार्टी को? अगर कोई पार्टी में शामिल हो रहा है इलेक्शन शेड्यूल से पहले और इलेक्शन कमीशन और आईनी तौर पर कोई मसला नहीं है, तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? और वो तो नून लीग के थे, जब उनका ग्रुप जो है वो इधर आ गया तो नून लीग की तरफ जा रहे थे। आप देख लें कि जब नून लीग की हुकूमत थी वो तो वज़ीर दाखिला थे बलूचिस्तान के। अगर उन्हें किसी सियासी इख्तलाफ हो गया है, उनके फ्रेंड्स ने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने कोई गैर आईनी बात नहीं की है, तो इसमें क्या मसला है? अगर इलेक्शन कमीशन एतराज करता है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे तो फवाद हसन फवाद के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा। आज चीमा को हटाने की बात हो गई, उमर सैफ हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो हम क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? हमने कहा है कि फराज बुक्ती से कि हमारे पास आ जाएं, या ये कि टिकट बढ़ते देखकर खोसा साहब जो हैं वो समझें कि वहां से वकील जीत जाएंगे, वहां चले जाएं। हमने तो नहीं कहा, पार्टी में शामिल हुए हैं, इत्तेहाद नहीं बनाया है। ठीक। अच्छा अहमद वैस साहब, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह शैला साहब कह रही है कि कोई आ रहा है तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, हर एक को ये हक हासिल है। लेकिन जिस तरह नून लीग की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से बात नहीं बनी, काफ लीग से भी बात बनती नज़र नहीं आ रही, जो सीटें जितनी एडजस्टमेंट वो चाह रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि इस वजह से भी पीपल्स पार्टी को रूम मिल रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए तो शायद मामला कुछ फ़र्क हैं, आपके लोग तो बलूचिस्तान में छोड़कर चले गए, वहाँ तो तहरीक इंसाफ इलेक्टेबल्स के लिहाज से कहीं नज़र नहीं आती। ये दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। बात यह है कि जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, जिस वक्त ये मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं और जिस तरीके से उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया गया और जमानत हुई है, फिर उनको उनकी अपीलें रिवाइव हो गई, फिर वो उनको मंजूर कर लिया गया, उनको उनकी अपीलें उनको बाज़त बरी कर दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल से वो इतने हाई स्ट्रंग थे कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के ऊपर जो बैठ के कॉम्प्रोमाइज और ये लेन देन की बात कर रहे थे, वो काफ लीग से कर रहे थे, वो उधर एमक्यूएम से कर रहे थे, उधर दूसरी पार्टियों से कर रहे थे। तो उनका एटीट्यूड जो है वो खासा एरोगेंट था। यही वजह है कि वो काफ लीग जो है उनके साथ उनकी बात सेटल नहीं हुई। यही वजह है कि बाकियों से भी सेटल नहीं हुई। यही वजह है कि जो ये बुक्ती साहब जो हैं वो पहले उन्होंने कहा था कि वो नून लीग को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उनके एटीट्यूड से मेरे ख्याल में दिलबर्दाश्त होके और वो फाइनली वो पीपल्स पार्टी में चले गए। पीपल्स पार्टी का एटीट्यूड जो है वो अभी भी एक अवामी एटीट्यूड है। अच्छा, जो इनका तो नहीं है। इनका तो ये तो अपने अंदर एक डिस्पोटिक एटीट्यूड है। कभी आप गौर से देखिएगा तो नवाज शरीफ और शहबाज, ये इन फैमिली का एटीट्यूड जो है ये हमेशा से डिस्पोटिक रहा है। मुलम्माबाजी है, एक डेमोक्रेसी का फसाद रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन ये बिल्कुल डिस्पोटिक एटीट्यूड है। अच्छा, और डिस्पोटिक एटीट्यूड के साथ भी तकब्बुर, ये कौमी खजाने के ऊपर हाथ मारने से कभी दरेक नहीं करते। अच्छा, अभी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि बहुत सारे पर्सनल मैटर जो हैं, पर्सनल अखराजात जो हैं, ये बैतुल माल के अखराजात वहां से लेते रहे। ये मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है जो है, जिसको प्रूव भी किया जा सकता है। अच्छा, तो ये इनका एटीट्यूड। जी शैला साहबा, अब दो हमने जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि दो बॉडीज हैं जो अहम तरीन कही जा सकती हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल हाईएस्ट फोरम है वकला का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दोनों में तनकीद की गई है प्रेस रिलीज में। और पाकिस्तान बार काउंसिल का जो प्रेस रिलीज है, एलामिया है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम वकला मूवमेंट चला सकते हैं, अब सबको बुलाकर हम इस पर मुशावरत करेंगे। आज बिलावल भी वकला के दरमियान मौजूद थे, वहां पर भी बड़े नारे भी लगे, बड़े पुरजोश वकला नजर आ रहे थे। तो अगर कोई वकला तहरीक चलती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, तो क्या पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी? क्या आपके भी इतराज़ात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते? मैं नहीं समझती कि अभी तक चेयरमैन बिलावल की तरफ से कोई ऐसी बात आई है
कि उनको हो, लेकिन ये बात बड़ी एक अलार्मिंग है कि अब जबकि शेड्यूल आ गया और अगस्त से केयर टेकर गवर्नमेंट है और अगस्त से लेकर अभी तक किसी को समझ में नहीं आया कि कौन कौन किसका है, और हम पहले दिन से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर आपकी क्या सोच है कि वो ठीक जा रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि वुकला की बॉडीज तो कहनी है। देखिए मैं जो हूँ जिस जगह पे हूँ पार्टी में, उसमें मुझे पार्टी की राय की जरूरत है, पार्टी के नैरेटिव की जरूरत है, मैं उससे आगे नहीं बात कर सकती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत बाकी को भी कंसीडर कर लें कि किस किस के लिए क्या आवाम में राय पाई जाती है कि कौन किसका आदमी है, किस तरह से उनके साथ खुद लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम फलां के साथ कंपैटिबल हैं और इतने ये उनका काम है। जी ठीक है, नहीं आप कहिए कि ये ना हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के चक्कर में मजीद इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। अब तो जितना हो गया सो हो गया, अब इलेक्शन तो नहीं आगे जाने चाहिए, इलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन जो लोग जिस जगह भी बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, वो अपनी अगर जिम्मेदारी सही पूरी करते तो आज पाकिस्तानियान हो। जी अहमद वैस साहब, अभी खबर आई कि लोधरा से तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन असम्बली शफीक राई, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। गोदा से तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली इफ्तिखार गोंदल ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। ये अभी भी लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं आपके लोग, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में बल्ले का मामला भी चल रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, वहां सवालनामे दिए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मुतमिन नहीं कर पा रहे आप, और दूसरी तरफ लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकेगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो तहरीक इंसाफ कभी भी मुतमिन नहीं कर सकेगी। वो आपात हिस्ट्री उठा के पिछले 2 साल की अगर देख लें तो ये जो इतनी क्लियर है जिसकी इंतहा कोई नहीं है कि जो वो हरकत करते रहे हैं, जिस तरीके से उनका पार्शियल एटीट्यूड रहा है, और वो ऐसे लगता था कि वो नून लीग की एक बी टीम की हैसियत से वो काम कर रहे हैं और फंक्शन कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन कहीं से और से लेते हैं, और उनका एटीट्यूड जो है वो आइन से बालातर है एज इफ। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जिन्होंने हमेशा पैदा करके रखी है। तो ये तो एक ये अलग बात है। बाकी आपने जैसे कहा कि वो सरगोदा से और वहां से, देखिए अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि लोग जाने वाले कम हैं और इस वक्त आने वाले बहुत ज्यादा हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त लाइनें लग गई हैं। हमारे यहाँ पर भी जो नून लीग इसके पीटीआई के जो वो टिकटों के लिए कह रहे हैं कि हम लेना चाहते हैं, हमारे नाम दें, उसमें वकला की तादाद भी बहुत सारी है जी, और दूसरे लोगों की भी है। तो बात यह है कि सिर्फ हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उससे जो इज्तनाब किया जा रहा है, हमारे पे एकदम से अटैक किए जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग नहीं की जाती, करने दी जाती है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के जलसे जो हैं वो जलसे जो हैं होल्ड नहीं करने दिए जाते हैं, और जो कैंडिडेट के सपोर्टर्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है कि वो उनके साथ ना निकलें। ये एक बड़ा खतरनाक सूरत हाल है जिसे हम 2-4 हैं, लेकिन इसके बावजूद कमिटेड हैं। अभी जो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अभी ये बात की जा रही है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई तहरीक या पाकिस्तान बार कौंसिल या मुकला मूवमेंट शुरू करेंगे, तो इस मौके पर आप समझते हैं कि ये एक वाइज डिसीजन होगा, या आप इसको सपोर्ट करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस मौके पर इस्तीफा दें? अभी देखिए, जिस वक्त ये अगर कोई मूवमेंट की शक्ल बनेगी तो इनको वो एजेंडा और वो अपना मूवमेंट का बेसिक जो मकसद है वो तो लेके सामने आना होगा ना, कि किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि हम ये मूवमेंट चला रहे हैं इसके खिलाफ। चीज सामने आएगी जिस वक्त उसको उस वहां देख के पीटीआई सही फैसला करेगी कि इसमें किस हद तक वजन है और इसमें जोर है और हम उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। ये उस वक्त हम एट दिस पर ऑफ मोमेंट सिचुएशन को देख के ये फैसला कलेक्टिवली ये फैसला किया जाएगा। अब बात करते हैं जरदारी साहब की। जिस तरह शला साहब हमने देखा बिलावल एक एग्रेशन शो कर रहे थे, जरदारी साहब कुछ तहम्मुल दिखा रहे थे, उस तरह वो अटैक भी नहीं कर रहे थे मियाँ साहब पर, और करते करते अब माहौल बिल्कुल फ़र्क हो गया है। ये हम जरदारी साहब की वो सोच कहें या वो कुछ चीज़ों को फोर्स ही कर रहे थे, ये क्या हुआ कि एक तरफ हम देख रहे थे सब नून लीग की तरफ जा रहे थे, एक माहौल बना हुआ था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि जी लाडले हैं वो आए, जिस तरह फिर एक लंबी तफसील है कि पाकिस्तान का हाई कमिश्नर किस तरह वहाँ से उनको प्रोटोकॉल दे रहा है, यहाँ आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल मिल रहा है। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जाना है, काफ लीग ने भी जाना है, आपसे तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, MQM भी उधर, GDA की भी बात हो रही थी।
ये क्या लगता है आपको, ये सारे मामला बिगड़ने क्यों लग गए हैं? और जो अहमद वैद साहब कह रहे हैं कि वो तकब्बुर उनमें आ जाता है, या उनको ज़्यादा ये फील होने लग गया कि हमारी तो बात हो गई है, बस अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, या उनकी जो स्ट्रेंथ थी वही कमज़ोरी बन गई कि इतने लोग उनकी तरफ आ रहे थे कि अब वो किस किस के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं, उनके अपने लोग नाराज़ होने लग गए थे और ये सारा मामला खटाई में पड़ गया? अब देखिए, उनके आने की उनकी पार्टी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे लेबल लगा रहे थे पानी की बोतल्स पे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ाई छुड़वा के उनकी, और उनके लोगों को उनसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनका रिकॉर्ड यही है कि वो अपने खानदान समेत पहले भी चले गए थे बाहर जी। लेकिन जब रेड कारपेट दिया गया तो लोगों ने कहा भाई इनकी तो पंजाबी में कहते हैं गल मुक गई। जैसे पहले इफ्तिखार चौधरी ने 8 महीने बाद उन्हें बुलाया था, इसके बावजूद कि उनको सजा हो गई थी और वो अपील में नहीं गए थे जी। अपील का टाइम भी खत्म हो गया था, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें बुलाया और सारे मामला निपटा दिए। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि उन्हें प्रोटेक्टेड बेल मिल गई, तो फिर लोगों को जोश आया और फिर उन्होंने बाकायदा लोगों को समझाया कि हमारी तमाम बात हो गई है। और जब किसी को प्रोटेक्टेड बेल मिल जाए कन्विक्टेड होने के बावजूद, तो लोगों को समझ आने लगता है कि हाँ भाई इनके साथ अच्छा हो गया है कुछ। तो वो लोग जो हमेशा से चाहते हैं कि हर चलती हुई ट्रेन में सवार हो जाएं, वो उनकी तरफ भागे। और इस्तेकाम पार्टी को हमने पहले ही किंग्स पार्टी कहा था, तो मियां साहब ने सोचा कि मुझे सिर्फ इलेक्टेबल से ही मिलना चाहिए, और एक नैरेटिव बनाया गया कि सबको साथ लेके चलना है। तो उसके बाद उनकी पार्टी से आवाज आई। मियां नवाज शरीफ जो अभी भी मुसलसल वो पार्लिमानी बोर्ड में बैठ के बता रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, ये पूछते हैं, तो अब उनकी पार्टी से आवाजें आ रही हैं इन्हें क्यों बुलाया। अच्छा, ये तो हम साथ खड़े रहे, हमारी सीटें क्यों लीग को दे रहे, हमारी सीटें जो है वो जिनको कहा था कि ये लोटे हैं इनकी जगह वॉशरूम में होगी, उनको ले आया, वॉशरूम बना दिया पीएमएलएन को। हम तो मुश्किल में खड़े रहे, और ये तो जनाब आईपीपी को भी साथ लेने हैं। और आईपीपी के लिए मैं अगर ये कहूँ कि देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि आज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 7 महीने हो गए, फिर भी कम से कम फजूल किस्म के मुकदमात बनाकर चेयरमैन पीटीआई को सजाएं नहीं मिली हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इन 9 महीनों में 9 मई का वाकया इतना बड़ा था और इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगा, लेकिन एक अंधी कार्रवाई फिर भी नहीं हो रही जो पाकिस्तान की तारीख है उसके हिसाब से। तो आपने जिसका उधर एफआईआर में नाम था वो यहाँ आके बैठ गए, उनको पुलिस कह रही है मिल नहीं रहे, और जिस पार्टी ने उन्हें साथ बिठाया, जिस पार्टी में वो लोग हैं जो आखिरी दिन तक उधर थे, आपने उनसे भी जाके कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, मेरी पार्टी जाए बाढ़ में, उनसे भी जाके सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो अंदर से आवाज तो आएगी ना इन्हें क्यों बुलाया। आप निकल ही नहीं रहे। चैनल्स जो उनके पार्लिमानी बोर्ड में अपने मसाइब सुनाते हुए उन्हें दिखा रहे हैं, तो लोग बेजार होंगे। और हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम समझते हैं कि ताकत का चश्मा अवाम है, हम अवाम के सामने बात रख रहे हैं। अच्छा, हम अपनी 15 साल की सिंध की कारकर्दगी रख रहे हैं, हम अपना नैरेटिव रख रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जी। लेकिन अगर शहरा साहब पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनानी है तो लीड करना है उसको, तो उसमें या तो नून लीग चाहिए होगी, क्योंकि पंजाब में पिछले कई इलेक्शंस में हमें पीपल्स पार्टी की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, और यही वजह है कि हुकूमत बनाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अभी चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या काफ लीग हो, उसके साथ तो पहले भी चल चुके, या जनूबी पंजाब के हम देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार होते हैं और वो फिर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ 20-25 लोग होते हैं हमेशा इस तरह। तो क्या उनकी तरफ जाया जाएगा या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए गुंजाइश पीपल्स पार्टी में? देखिए, बात यह है कि हम पहली बात तो ये चाहते हैं कि अवामी वोट से इलेक्शन जी, और अवाम जिसे भी चाहेगी, और अगर हम इस पोजीशन में हुए तो हम उससे वर्किंग रिलेशनशिप जरूर करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम अपनी बातों को अवाम में रख चुके हैं।
अच्छा। अगर हम दो इलेक्शन की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके तो वजह थी हमारे लोगों पे मुकदमे बनते थे, 150 मुकदमात थे। जो भी पंजाब में रहता है वो समझता है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने कैसे हालात गुजारे शहीद भुट्टो के बाद से, शहादत के बाद से हमारी वहां पे कभी हुकूमत नहीं बनी। और एक दफा हम अभी बीबी की शहादत के बाद फेडरल गवर्नमेंट रही, लेकिन जिनकी फेडरल गवर्नमेंट इतनी दफा रही वो वजीर आजम बने, उनकी सिंध में क्या परफॉर्मेंस है? 10 साल से कहीं नहीं है। अच्छा, उस पर मैं आता हूँ। वो तो मैं मियां नवाज शरीफ को दावत देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि अपनी परफॉर्मेंस की सिंध की बात करें। मैं उनको दावत देती हूँ कि आप अपने हल्के में तो अभी तक नहीं गए, जरा सिंध में आके कैंपेन करें। बिल्कुल शैला साहब इस पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कराची वालों के काम हम करें, वोट किसी और को दें, ये नहीं हो सकता। तो चित्राल वालों से भी गिला किया। आपकी इजाजत से मैं इस पर आता हूँ, इस पर आएंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब, अभी जो लोग जिस तरह बात हो रही थी अभी शैला साहिबा से भी के नून लीग की तरफ जा रहे थे, वो खुद फैसले कर रहे थे, किसी के इशारे पर कर रहे थे, ये सब था। तो नून लीग उतनी सीटें एडजस्ट नहीं कर पा रही उनके साथ, यहाँ पर शायद गेम खराब हुई है, वरना तो उनकी तो सारी कहानी बनी हुई थी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें दो चीज थी। एक तो ये उनको इनिशियली गालिबन ये अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अस्यूम कर ली थी, या उनको मिली, या उसके लिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये होंगे और पार्टी इसी को हुकूमत मिलेगी। और उसके ऊपर वो, जैसे मैंने आपसे कहा, उनके अंदर एक डिग्री ऑफ एरोगेंस आ गई और पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के ऊपर उन्होंने वो एहतियात नहीं बरती जो कि दूसरी पार्टियों के साथ गुफ्तगू में होनी चाहिए जी। साथ ही साथ विद द फ्लक्स ऑफ टाइम मेरे ख्याल में काउंटर सेंस जो है वो प्रिवेल की है वो एस्टेब्लिशमेंट में, कि जहां पे उनको ये रियलाइज हुआ दो चीजें। एक तो जितने भी हैं वो ये उसके बाद जो उनके पास रिपोर्टिंग आई, जो सर्वे रिपोर्ट्स आई, दूसरी सारी बातें और इनके एटीट्यूड, उससे उनको ये हुआ कि ये अवाम के अंदर अब मियां नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी जो है वो जीरो हो चुकी हुई है। उनको कितना भी आप इस वक्त बना ले, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया, बेल कर दी, रिहा करवा दिया, बरी हो गए, लेकिन आवाम के अंदर वो किसी एक हलके में जाके इंडिपेंडेंटली जलसा करने के काबिल नहीं है। वो जलसा हुआ, जैसे आपने देखा वो किस तरीके से हुआ, क्या अरेंजमेंट था और उसमें कौन कौन लोग आए हुए थे। लाहौर का तो कोई एक आदमी इसमें नजर नहीं आया था। इसी तरह से एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इनका जो एटीट्यूड है वो उस एटीट्यूड ने अच्छा नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जो है ना वो डिसअपॉइंट किया है सही अपने। अच्छा अहमद वैस साहब, चूंकि ब्रेक का वक्त होने वाला है, मुझे ये फरमाइए कि आप किस तरह से इलेक्शन की तरफ जाएंगे? कहा जा रहा है ज़्यादातर शायद वकला को टिकट देने पड़े, लेकिन अगर उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी या वो भी गिरफ्तारियाँ या केसेस, तो आपको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा होगा। देखिए, बात क्वेश्चन ये, आप बात देखिए, क्या आप सोचते हैं कि इस तरीके से कि वकला को भी टिकट देते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं और बाकी कैंडिडेट के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो क्या पाकिस्तान में पीसफुल स्टेबल इलेक्शन होंगे? क्या स्टेबिलिटी प्रिवेल करेगी उसके बाद? जी, बड़ा सवाल है। करोड़ों जिनके वोटर थे, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसको इस तरह से आप इलेक्शन से आउट करने की कोशिश करें जबरदस्ती, तो क्या वहां पे जो आप इलेक्शन करवाएंगे वो तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। वो डिस्टर्बेंस जो है वो जो इकोनॉमिक बदहाली पहले हुई पड़ी है, पॉलिटिकल बदहाली जो है और बढ़ जाएगी, तो कहाँ तक स्टेबिलिटी आएगी? बिल्कुल सही। इसलिए ये तो सोचने की बात है। बिल्कुल यहाँ पे तो अभी बड़ा हेल्दी एटीट्यूड है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का बड़ा हेल्दी एटीट्यूड है कि आप सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड दें, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करें। जो इलेक्शन में कामयाब हो जाए उसको ये द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जी बिल्कुल सही। ये एटीट्यूड जो है कि आप बाई फोर्स किसी को रिस्ट्रेन करें और रोकें और उसको प्रोसेस से दूर रखें, तो उसका नुकसान होगा। ये बहुत खुश आइंदा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार को सराह रहे हैं। कल हमारे साथ सेंटर थे, वो भी इस चीज़ को सराह रहे थे। तो अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी जैसी एक बड़ी जमात जो है वो कह रही है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, सबकी डिमांड है। उम्मीद करते हैं
कि ऐसे इलेक्शंस हों जो सबको लगे कि उनको मौका मिल रहा है इलेक्शंस में हिस्सा लेने का। ब्रेक लेते हैं। शहला साहिबा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और अहमद अवैस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे जी, न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद नून लीग के रहनुमा से हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है, क्या वजह है कि टिकट्स की तकसीम में इतना मसला, काफ लीग इस तरह का पाकिस्तान पार्टी से मामला क्यों नहीं तय पा रहे। ब्रेक के बाद अब पता चला। मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी बनती चली जा रही है। बहुत सी जमातों के साथ बातचीत चलती रही, अब मामला आ गया सीट एडजस्टमेंट का, और यहां पर मामला खराब होते नजर आ रहे हैं। काफ लीग दावेदार है 4 कौमी असम्बली की सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की, के 4 सीटों पर नून लीग उनके मुकाबले पर कोई उम्मीदवार न खड़ा करे। इसी तरह 8 सूबाई असम्बली की सीटों पर। अगर बात करें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, काफी अरसे से साथ चलने के वादे वही नजर आ रहे हैं, मगर अब बात है कि 25 से 30 की दावेदार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली में है कि वहां पर नून लीग अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सपोर्ट करेगी। और इसी तरह कौमी असम्बली की 40, ये बातें चल रही हैं। अभी तो MQM की बात आनी है, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बात चलनी है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी पंजाब में भी हमें आप एडजस्ट करें। अब नून लीग के लिए मसला ये बन गया है कि 12 इजलास हो चुके हैं पार्लियामेंट बोर्ड के, जहां उन्होंने टिकट अलॉट करने हैं कि इस हल्के से ये शख्स खड़ा होगा। अभी वहां पर डिसाइड नहीं हो पा रहा अपने लोगों के लिए, तो सीट एडजस्टमेंट किस तरह से होगी, ये एक बहुत बड़ा नून लीग के लिए मसला बन गया है। बशीर मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि नज़र तो ये आ रहा था, या दावा कहें जो बातें हो रही थी कि जी हुकूमत तो मिल रही है नून लीग को, आपकी वाज़ेह अक्सरियत होगी और बड़ी आसानी से मामलात होंगे, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि कुछ मुश्किलात हैं, और ये भी कि लोगों के साथ जाना पड़ रहा है। ये हो क्या रहा है अभी? अस्सलामुअलैकुम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने चैनल पर मदऊ किया है। मुस्लिम लीग का मंशूर है इकोनॉमी की तरक्की, इकोनॉमी में बेहतरी लाना, और जो अनाड़ी खराबियां करके गए हैं उसको अपनी सही जगह पे ले आना, तरक्की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, पाकिस्तान में महंगाई को कम करना, बिजली के नर्ख जो बढ़ चुके हैं उनको कम करना, डॉलर की कीमत को संभालना, और IMF से छुटकारा, जो पहले भी एक मरतबा मुस्लिम लीग नून कर चुकी है। बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करना, जो मतलब पिछले वाला नहीं था, तो इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होंगी, लेकिन इंसाफ हर की दहलीज पर ये इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। ये इंश्योर करेंगे नवाज शरीफ साहब की विजन, शहबाज शरीफ साहब की स्पीड और मरीम नवाज साहबा की दिलेरी। मेमन साहब, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से मंशूर के हवाले से बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या मामला है कि काफ लीग की आपको क्यों जरूरत पड़ गई? जब नजर आ रहा था कि आप तो बड़ी आसानी से मामला आगे चला सकते हैं, तो ये इल्हाक की जरूरत क्यों, और उसमें भी अब मसाइल नजर आ रहे हैं? भाई मुझे चूंकि अंदाजा नहीं है, मैं तो चूंकि अभी हमारे पार्लियामेंट बोर्ड के इजलास हो रहे हैं, और जाहिर है ये तो लीडरशिप और कानून का रोल है, वो कर रहे होंगे, जिसको वो बेहतर समझते होंगे वो करेंगे। और हम सबको, नवाज शरीफ साहब तो सबको साथ लेकर के चलने के कायल हैं, पूरे पाकिस्तान को मोहब्बत के साथ, पूरे पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल फोर्स की उनकी हैसियत को तस्लीम करते हुए हम अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तरक्की हमेशा मुल्क में हमेशा युद्ध के साथ ही आती है, जो मैं अब घड़ी घड़ी जिक्र नहीं करना चाहता। पिछली हुकूमत ने नफरतों की सियासत की, हम मोहब्बत की सियासत करें। अच्छा, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान समेत हम पूरे मुल्क में सरप्राइज देंगे अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है। तो अब देखिए, अभी देखा हमने कि निगरान वज़ीर दाखिला जो हैं वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, तो क्या कहते हैं आप इस पर? ये उनका पूरा हक है, उनका पूरा हक है, वो जो चाहे कहें। हम तो सिंध की लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, हम तो सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। हमने तो राइटिंग में हर चीज शिकायत भी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बताया है। हमने तो अपनी मारूजात जो है वो हमने अपनी पिटीशन की सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को मैं खुद देकर आया था,
अब सारी की सारी वो पॉलिटिकल पार्टीज माइनस पीपल्स पार्टी और पीटीआई, उन्होंने जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी ये ट्रांसफर पोस्टिंग और ये जो भी सिस्टम अभी तक चल रहा है वो बंद होना चाहिए। रावल भुट्टो जरदारी साहब सही बात करवा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड उनके जो नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है सिंध में वो उनको ये पता मालूम होना चाहिए, उनको पता होगा डेफिनेटली कि वो मुखालिफिन को नहीं दे। ये तो बिलावल साहब की बात हुई, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि हर कोई इक्तदार में आना चाहता है, हर कोई ख्वाहिश रखता है इक्तदार के लिए, इक्तदार की ख्वाहिश, लेकिन पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत के लिए आना चाहती है। अब जाहिर है कि उनके जो सियासी मुखालिफिन उनमें आप भी शामिल हैं, तो आप इस बयान के बारे में क्या कहते हैं? कहता हूँ कि हर एक का मतलब जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वो तरक्की का है, जीडीपी ग्रोथ का है 5.8 का, और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का है। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमने तो ये काम करके दिखाया है। अच्छा, हमने पंजाब की हुकूमत में तरक्की करके दिखाई है, हमने तो हर चीज करके दिखाई है। हमारे पास जो सीवी है बहुत ही स्ट्रांग और जो है वो किए हुए पिछले कामों की हमारे पास से सीवी है जी। लेकिन मतलब जाहिर है उनको कहने का पूरा हक है, जाहिर है अपने वाटे हुए देने से मैं उनको कोई मना थोड़ा, लेकिन हम जो आ रहे हैं वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, नफरतों को खत्म करना जी, और जो है वो चीजों को बेहतर करना। ठीक, मुल्क की इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे थी, और इसी वजह से हमने नो कॉन्फिडेंस किया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जी पीटीआई के खिलाफ, और हमारी जान छूटी थी एक बला से। तो अब जी जाहिर है हर एक अपने एजेंडे पे काम करेगा, हर एक अपने उसके साथ काम करेगा, उसी लगन के साथ काम करेगा, और जिस लगन के साथ हम इकट्ठे थे। ये पाकिस्तान फर्स्ट। एहसन काल साहब कहते हैं जी सिंध के लोग हमें मौका देकर देखें, और हम और वहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे कोशिश हो रही है कि आप जिस तरह लोगों को साथ मिलाकर चलना चाह रहे हैं दीगर पार्टीज़ को सिंध में, तो टफ टाइम दे सकते हैं पीपल्स पार्टी को। आप कितनी सीटें आप समझते हैं कि सिंध में निकाली जा सकती हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से? ये तो खैर 8 फरवरी को पता लगेगा ना कि हम मुस्लिम लीग नून सिंध सीट जीती है। ये 8 फरवरी को कहेंगे, 8 फरवरी करेंगे तो कहना मुनासिब होगा, इसलिए कि फैसला तो अवाम ने करना है। फैसला मैंने, आपने या किसी और ने तो नहीं करना, फैसला तो अवाम ने करना है। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस तरह की बातें करके कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये तो 8 फरवरी को अवाम ने फैसला करना है ना। आपको कैसे पता है कि अवाम ने ये फैसला किया होगा? दुरुस्त, बिल्कुल सही है, पता तो 8 फरवरी को चलेगा। लेकिन थोड़ी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करते हैं, वहां पर किस किस जमात के साथ आगे चलने की बात हो रही है इन 2 सूबों में, और वहां पर आप क्या पोजीशन देख रहे हैं नून लीग की? जब तक मियाँ साहब आए नहीं थे 21 अक्टूबर से पहले, तो मैं कहता था मियाँ जब वो आएगा लग पता जाएगा। तो मियाँ आ गया है, पता लग रहा है सबको, मुझ जैसे कारकुन, अदना कारकुन मियाँ नवाज शरीफ साहब का, वो खटकने लगा हूँ। अच्छा। रोज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कोई ना कोई, मैं खटकने लगा हूँ। हम कारकुनों की हरकत से, सियासी हरकत से, जब मुखालिफ लीडर्स को परेशानी शुरू हो जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा कायद कितना एक मकबूल है। जिसका कारकुन ही एक परेशान करे तो मेरा कायद तो वापस आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अब इसके लिए हमें नया नारा को पड़ेगा कि मियाँ होने आ गया तो पता सब सारे को लग गया। ठीक, बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब, सिंध के सदर, आपने हमें वक्त दिया। एक बड़ी खबर जो आजकल सामने आ रही है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, और मुसलसल नज़र आ रहा था कि दुनिया भर में नाम बन रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर तमाम बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, उनके शेयर्स के वहाँ पर फैसले हो रहे होते हैं कि जी किस तरफ जा रहा है मामला। तो एक इंडिकेटर ज़रूर होता है
एक मुल्क की मीशत का कि बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरफ जा रही हैं, कितना इंटरेस्ट है वहाँ पर, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस तरह आ रही होती है उनके शेयर्स खरीदने के लिए। तो ये एक हेल्दी साइन था, एक बड़ा ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहा था कि शायद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फिर मुसलसल उसी तरह से मंदी का शिकार अरबों रुपए जनाब डूब रहे हैं। ये हुआ क्या? बहुत से लोग इसको ऐसे जोड़ रहे हैं कि जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ तो उसकी वजह से ही हो गया है। खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे मईशत हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। खाकान नजीब साहब, ये आपकी नज़र में ये हुआ क्या कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, आगे जाते जा रहे थे, और बहुत से लोग कहते हैं जी ये तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी, 70 भी क्रॉस, 80 भी शायद इस तरह से होता चला जाएगा। ये हुआ क्या है? तो उसामा, जो स्टॉक मार्केट के हिस्सेस हैं वो दो चीज़ों पे ट्रेड करते हैं, एक फंडामेंटल्स पे और एक मार्केट सेंटिमेंट पे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 40,000 से चली थी और क्या 67,000 के करीब तकरीबन चली गई थी। सेंटिमेंट भी इसको ड्राइव कर रहा था। सेंटिमेंट क्या था कि IMF का प्रोग्राम हो गया है, एक स्मगलिंग, होर्डिंग, हमारी अफगान ट्रांजिट ट्रेड, डी डॉलराइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है इन चीज़ों पे, कुछ इन्वेस्टमेंट ढूंढी जा रही है। जो फंडामेंटल्स थे वो क्या थे मार्केट के? हिस्से नहायत सस्ते थे बिकॉज मार्केट 2.5-3 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही थी। पाकिस्तान मार्केट एवरेज 5 से 8 के दरमियान ट्रेड करती रही है प्राइस टू अर्निंग्स पे। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की ठीक आ रही थी। थोड़ी सी प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, डी डॉलराइजेशन की वजह से डॉलर में इंटरेस्ट कम था, सो फंडामेंटली पैसे वहाँ फ्लो कर रहे थे। अ चीप मार्केट और थोड़ा सा सेंटिमेंट ड्राइव किया तो मार्केट ने बहुत जल्दी 65-70% जो है 40 से 67,000 का जो सफ़र था वो तय किया। आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज कि एक तो मार्केट्स हमेशा थोड़ा ओवर रन कर जाती हैं, एंड दैट्स ओके, मोमेंटम होता है, मोमेंटम ड्राइव कर रहा था। फिर कुछ चीज़ें पिछले चंद दिन में हुई हैं जो फॉर मी दैट्स क्वाइट क्लियर कि उसकी वजह से एक जो ब्रीदर कहें या करेक्शन कहें इसको, एक तो यह कि करेक्शन आनी ही थी बिकॉज प्रॉफिट टेकिंग होनी ही थी। पीपल हु हैव मेड 30, 40, 50%, गुड लक टू देम, वेरी वेल डन, दे हैड टू सेल समथिंग। दूसरा यह है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल टर्मोइल आया। आपको पता है कि कुछ सीज में मूवमेंट कम हुई, तेल की कीमत 70-72 से फिर 78 पे चली गई ब्रेंट की। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा नेगेटिव होता है बिकॉज ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बड़ा नेगेटिवली अफेक्ट करता है जब भी तेल की कीमत बढ़ती है। फिर साथ साथ ये हुआ कि आपने ठीक एक चीज़ जिक्र की, मैं ये भी करता चलूँ कि जब इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो ऑब्वियसली जो इस वक्त का सेटअप है वो फेड अवे कर जाएगा और एक नया सेटअप जो है अपने नए इरादों के साथ टेक ओवर करेगा। और एक आखिरी बात करूं कि 30 दिसंबर के IMF के अहदाफ उतने आसान नहीं हैं जो 30 सितंबर के थे। जो 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को इनफैक्ट अहदाफ पूरे होने हैं। लेट्स सी कि वो क्या हैं। सो ये 2-3 अनसर्टेनिटीज इंटरनेशनल IMF की और ये क्रिएट हो गई। बट एक दो और टेक्निकल चीजें अर्ज कर दूं। एक है कि एंड ऑफ ईयर में ना लोग वैसे ही जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर कर रहे होते हैं। प्लस इस वक्त जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो आपको पता है छुट्टियों पे चला गया है। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर्क फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ ऑलमोस्ट ऑन लीव या वो लीव पे जा रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स पुट टुगेदर, आई थिंक इट्स अ फेयर करेक्शन दैट इज हैपनिंग। बिल्कुल। खाकान साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत से लोग ये कह रहे थे, मैं जो पढ़ रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल भी मईशत के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं इन्वेस्टर्स कि इंटरेस्ट रेट जो है वो शायद वो समझ रहे थे नीचे आ जाएगा, और चूंकि इंटरेस्ट रेट से कारोबार जुड़ा होता है कि आपने फिर लोन लेकर अब कारोबार करना है, उसके लिए ज़रा मुश्किल हुआ है। 22% पर इंटरेस्ट रेट है, वो वहीं का वहीं रहा। क्या ये भी एक सेंटिमेंट है कि जिसकी वजह से हो रहा है कि अच्छा जी कारोबार तो अब भी करना मुश्किल होगा, आप लोन लेकर कारोबार करना, फिर वापस कितना करेंगे, वो 30% पर चला जाता है। दूसरा ये कि अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, शायद दुनिया की बाकी सारी कंपनीज मिला दें ऑयल के कारोबार की तो वो अरामको के करीब नहीं पहुंचती, उसका पाकिस्तान में आना, इंटरेस्ट शो करना, ये कितनी बड़ी बात है? सो आई वॉज इन द कैंप कि इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे, इसलिए कि इन्फ्लेशन जिस मुल्क में 29% पे हो, एवरेज इन्फ्लेशन इस साल की 28% पे हो, नेगेटिव है रियल इंटरेस्ट रेट, और डिमांड को कम, इन्फ्लेशन को कम करने की भी रखना है। इसलिए भी रखना है उसामा कि करंट अकाउंट जो आपका संभला है वो इसीलिए संभला है कि गाड़ियां अगर कम बिक रही हैं तो क्यों कम बिक रही हैं? इसलिए कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लोग फाइनेंस नहीं कर पा रहे, डिमांड को तोड़ा है तो इंपोर्ट टूटी है, तो करंट अकाउंट संभला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तभी रुपए की तकवीत आपको डॉलर के इव्ज नजर आ रही है, प्लस इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी इससे कम होता है। सो एक तो ये बात।
ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस आई थिंक इन्फ्लेशन की पीक से गुजर रहे हैं। मैं बड़ा केयरफुली ये कहता हूं बिकॉज किसी वक्त भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कीमतें हैं जिसमें एनर्जी की कीमतें हैं वो तब्दील हो जाती हैं, कोई ऐसी एनुअल रीबेसिंग के बाद क्वार्टरली फ्यूल प्राइस ऐसी एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। बट लग ये रहा है कि वी आर एट द पीक। आने वाले 6 माह व्हेन वी एंड मतलब जो लास्ट क्वार्टर होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, आई थिंक इन्फ्लेशन जो है उसमें कम से कम कुछ कमी जो है वो खातिर खा दिखाई देगी, उससे इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो ये मार्केट परसीव जरूर कर रही है, सेकेंडरी मार्केट भी इसी इंटरेस्ट रेट्स को परसीव कर रही है। जो आपने अरामको का जिक्र किया, $2.5 ट्रिलियन की कंपनी है उसामा, द बिगेस्ट ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर कंपनी इन द वर्ल्ड। आई एम रियली हैप्पी कि वो पाकिस्तान आए हैं। आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी गो जो कि एक खुद फुटप्रिंट रखती है उसका उसमें इंटरेस्ट डाला है। आई एम रियली ऑल्सो हैप्पी कि एक PTCL और एतिसलात ने एक टेलीनॉर का भी टेक ओवर किया है। इससे कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन के कई दफ़ा फ़ायदे भी होते हैं। इंडिया और US में भी टेलीकॉम सेक्टर में जब कंसोलिडेशन हुई तो एक ही टावर जो था वो जो कंपनी यूज़ कर रही थी वो एक ही यूज़ करती रही बिकॉज कंसोलिडेशन की वजह से उसे 2 कंपनियों को 2 टावर नहीं इस्तेमाल करने पड़े। ये मैं एक मिसाल आसान दे रहा हूँ, बट इससे थोड़ा कंपटीशन भी हर्ट होता है, तो PTA का रोल जो है वो ज़्यादा कलीदी होगा। सो कुछ बढ़ रहे हैं इस तरफ और भी उम्मीद करते हैं कि SIFC अपना काम कर रही होगी। ये बताइएगा सर कि इस पर यह तनकीद की जा रही है कि बड़ी ज़बरदस्त बात है बाहर की कंपनीज का आना, यहाँ पर उनका इन्वेस्ट करना, लेकिन ये कंपनीज प्रॉफिट फिर बाहर ही लेकर जाएंगी। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? दुरुस्त। सो अब जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हमने लानी है वो हमने इस तरह की लानी है कि ये कंपनीज यहाँ आकर ऐसा तो ना करें कि पाकिस्तान का ही पानी निकाल कर पाकिस्तान में ही बॉटल कर पाकिस्तान में ही बेच कर और वही डॉलर में अपने डिविडेंड्स वापस ले जाएं। दैट्स नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू। आप चाहते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट आए जो ठीक है रेकोडेक में आकर खोदे, फिर वो मिनरल्स एक्सपोर्ट हों और फिर उससे जो वो भी कमाई करें वो भी बाहर ले जा सकें। एग्रीकल्चर में ऐसी इन्वेस्टमेंट आए जो एग्रीकल्चर को बूस्ट दे लोकली भी और हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट लाना FDI ये पाकिस्तान के लिए टेक्निकली समझना ज़रूरी है। या ऐसी इन्वेस्टमेंट लाना जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की पैदावार को लेट से यहाँ से अगर 1 से 1.5 गुना कर देती है तो मैं बहुत खुश हूँगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़रूरत है कि ऐसे साथी आएँ जो रिसर्च करा सकें। तो अगर ऐसी टेक्निकल इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान, कोई मैनेजमेंट नो हाउ आता है, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है। यू वांट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ FDI, बट ऐसी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाए या एक्सपोर्ट करे। इन 2 चीज़ों के अलावा ये जो मैंने जैसे पानी की एक मिसाल आपको दी, आप इससे समझ गए होंगे कि दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर पाकिस्तान। सो बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं कि BOI और SIFC को बहुत समझदारी से और ये समझते हुए कि पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हुए पाकिस्तान को आगे चलना है। FDI फॉर द सेक ऑफ FDI नहीं करना। एंड चूंकि वो एग्रीकल्चर में कोशिश कर रहे हैं, मादनियात में कोशिश कर रहे हैं, ITES में कोशिश कर रहे हैं और डिफेंस में, ये सही जगह हैं बिकॉज इसमें डिफेंस में भी एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जो है वो काफ़ी है। अच्छा सर, लास्ट में हम सुन रहे हैं जी प्राइवेटाइजेशन और ये करनी है, दिहाइयों से सुन रहे हैं, कहीं हमने की और उसका हमने बहुत फ़ायदा लिया, बैंक्स का हमने देखा। PIA का ऐसा लग रहा था कि पहला है स्टॉक जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसको तो बिल्कुल ही पीछे डाल दिया गया। फवाद हसन फवाद ने कह दिया जी वो तो अभी मामला ही नहीं है। हम तो सर अभी तक स्टार्ट नहीं ले पा रहे हैं। PIA का भी बड़ा ऐसे लग रहा है कि आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर उसके बाद कोई खबर आगे बनती नहीं है। सो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक तो ये है कि मैं उस कैंप में फॉल करता हूं कि 2 मिसालें मैं पाकिस्तान की हमेशा कामयाबी की मिसालें देने की कोशिश करता हूं। टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन, आपने तो कभी कंप्लेन नहीं ना किया कि आपका मोबाइल का बिल ज़्यादा आता है या मोबाइल काम ठीक नहीं करता। आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि बिजली चली जाती है, बिजली महंगी भी है, घर में भी हीटिंग के लिए भी महंगी है, हर चीज़ के लिए महंगी है। देख लीजिए कि दोनों सेक्टर्स में कौन सा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर चला रहा है और कौन सा सेक्टर सरकार की तहवील में। सो बी क्लियर, PIA जो है एक ऐसी एयरलाइन है जिसको हम चला सकते थे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं चला सकते थे। एविएशन पॉलिसी से लेकर एक बैड मैनेजमेंट लाने तक हमने हर ऐसा काम किया कि पिछले साल उसका एक बहुत बड़ा खसारा हुआ, इस साल 100-150 अरब का खसारा दिखाई दे रहा है। पर प्राइवेटाइजेशन पे अभी भी तब सीरियस होंगे जब मैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन को बहुत ही फाल पाऊंगा।
देखिए, आपने अरबों डॉलरों की चीजें बेचनी है, अरबों रुपए की चीजें नहीं है, अरबों डॉलर के एसेट्स हैं जो बेचने हैं, उनकी वैल्यू बढ़ाकर बेचने के लिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन हैज टू बी अ मॉडल प्राइवेटाइजेशन कमीशन, जिसमें एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हों, एचआर के भी, फाइनेंसिंग के भी, चेयरमैन और जो है वो खुद आप देखें ना, चेयरपर्सन का रोल बहुत कलीदी है वहां पे, मिनिस्ट्रियल रोल तो अलहदा है। जो मैंने पढ़ा है वो तो बाहर की कंपनी को हम हायर कर रहे हैं इसके लिए कि वो इसकी फिजिबिलिटी बनाए पीआईए की। हमने हमेशा यही काम किया है ना कि हम हमेशा रिलाई करते हैं ऑन फॉरेन एक्सपर्ट एडवाइस, चाहे वो टैक्स को ठीक करना हो या पीआईए की का ये काम करना हो। ठीक है, अब वो एक एफए हायर हुआ है, वो इस काम को कर रहा है, उस काम को देखना भी तो हमारा काम है ना कि वो काम कितना हुआ है। 2016 में भी हम ये एफर्ट शायद कर चुके हैं, तब भी एक कंसोर्शियम आई थिंक डीआईबी के अंडर बना था और उन्होंने ये फैसला किया था कि इसको PIA 1 PIA 2 बना दें। ये भी बड़ा आसान फैसला है कि बैड जो डेट्स हैं वो कहीं और डाल दें, एक क्लीन कंपनी रखें, उसके एयर सर्विस एग्रीमेंट्स, पाकिस्तान के लैंडिंग राइट्स जिनकी असल वैल्यू है उनको बेचने की कोशिश करें। क्या 94 रूट्स हैं या समथिंग लाइक दैट, और कुछ जो 15 से 20 प्लेन्स हैं। सो लेट्स सी। देखिए, अभी तो हमने सरफेस को स्क्रैच करना शुरू किया है, अभी एनर्जी पे तो हमने फैसला भी नहीं किया कि उसकी प्राइवेटाइजेशन कैसे होगी। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, सो बट लेट्स मेक द प्राइवेटाइजेशन कमीशन अ रियली गुड प्रोफेशनल प्राइवेटाइजेशन कमीशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एग्री करता हूं सर, क्योंकि हमने तो अभी एनर्जी का भी देख क्या करना है, सब यही कह रहे हैं एक्सपर्ट साहब जैसे कि उसको भी हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि बायर का, कि आप इसी तरह प्राइवेट कंपनी से आप बिजली जो है वो खरीद सकें, तभी ये बिजली के मामला भी सर्कुलर डेटा बढ़ता चला जा रहा है, इसको भी हम तब बेहतर कर सकें। कहीं से आगाज़ तो करना है कि एक प्रोफेशनलिज्म आ सके इन डिपार्टमेंट्स में जो सफ़ेद हाथी बन चुके हैं। जितने इस तरह के बड़े बड़े हम देख रहे हैं इदारे, वो सब सफ़ेद हाथी बने हुए, अरबों रुपया सालाना हमारा सिर्फ उन पर खर्च हो जाता है। खाकर नजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।